हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे एलएलबी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एलएलबी का जो सिलेबस है उस पेपर का नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, आज इस सिलेबस के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल फैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो किस तरह की रेमेडीज प्राप्त होती है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, तो डिफरेंट टाइप कॉन्ट्रैक्ट के की जाती है। तो कब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य होते हैं और कब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज बताई गई है, क्या क्या रेमेडीज है, किस तरीके से आप रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं, क्या रेमेडीज होंगी। तो ये बहुत सारी जानकारी है जो आप एलएलबी के सिलेबस में आप पढ़ेंगे, जो उसका पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम एलएलबी के सिलेबस के पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली की करंट पेपर्स की वीडियो को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पेपर है वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। इस पेपर का नाम को कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि। अब इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पेपर के अंतर्गत दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा पार्ट जो दिया गया वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो इन दो पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन है, पूरे सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत आपको 1 to 75 तक जो सेक्शन है वो इस पार्ट में पढ़ने हैं, एंड जो उसके अन्य सेक्शन है वो उसके सेकंड पार्ट में पढ़ना है। तो जो हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, तो उसके अंतर्गत जो चीजें पढ़नी है वो हम आपको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ऑल द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। जो एलएलबी का जो सिलेबस है, जो पेपर दिया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंतर्गत हमें इस सिलेबस में जिन चीजों को डिस्कस करना है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है हिस्ट्री का टॉपिक, हिस्टोरिकल। तो कॉन्ट्रैक्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जिसमें कि हमें काफी चीजें पढ़नी है, जैसे कि पर्पस, इवोल्यूशन, स्कोप्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। की लॉ का जो संविदा विधि है इसके अंतर्गत उसका क्या पर्पस है, इवोल्यूशन, उसका संविदा विधि का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, स्कोप्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इसके क्या क्या क्षेत्र, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का संविदा विधि का क्या क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम संविदा विधि के अंतर्गत चीजों को पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं प्रपोजल एंड प्रोमिसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो इन टॉपिकों के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि प्रपोजल क्या है, प्रपोजल कैसे करते हैं, एंड प्रॉमिस, प्रपोजल करने के लिए हमें प्रॉमिस करना पड़ता है। तो प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस किस तरीके से करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल किस तरीके से किया जाए, कि प्रस्तावना करते हैं उसका संसूचना कैसे की जाती है। एंड इसी तरीके से दूसरा एक इसी में सब टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, स्वीकृति क्या है, स्वीकृति कैसे करते हैं, एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, की स्वीकृति की कम्युनिकेशन कैसे करती है, जो स्वीकृति हम करते हैं उसकी संसूचना कैसे करेंगे, और स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है। इसी प्रकार से प्रपोजल एंड स्वीकृति की कम्युनिकेशन के पूर्ण की बात भी हमें पढ़नी है कि दोनों को एब्सोल्यूट रूप से पूर्ण कब होंगे। एंड इसी में जो मेन टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रस्तावना और स्वीकृति किस तरीके से विखंडित होंगे। अगर आप प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कर चुके हैं तो उसको वापस कैसे ले सकते हैं, तो ये भी हमें इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो चीजें पढ़नी है वो आपको बता रहे हैं, कंसीडरेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें कंसीडरेशन क्या है, प्रतिफल किसे कहते हैं, ये कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये
सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं गुप्तता का सिद्धांत। गुप्तता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इस सिलेबस के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या उद्देश्य है, हमारा विधिपूर्ण क्या उद्देश्य है एंड प्रतिफल क्या है। क्योंकि उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अवैध नहीं होना, अवैध उद्देश्य होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंतर्गत हमें स्टडी करनी है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड others disqualified by law, natures and effects of minors एग्रीमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें मेन जो टॉपिक पढ़ना है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षमता, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। तो इसमें मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड ऑफ माइंड, व्यक्ति को विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, एंड अदर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, अन्य भी विधि के अकॉर्डिंग उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो वो कौन है? विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उसे हम दिवालिया कहते हैं। तो दिवालिया पर्सन भी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। अब उसके नेचर्स पढ़ने, क्या इन सभी व्यक्तियों की प्रकृति है, इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, क्या प्रभाव है अगर माइनर व्यक्ति कोई करार करता है, अवेक्स पर्सन कोई करार करता है तो उसका संविदा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये भी एक सिद्धांत है जिसको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंट एंड प्री कंसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये संविदा के इसेंशियल फैक्ट के अंतर्गत भी आता है, बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें हमें जानना है कि कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, सहमति एंड स्वतंत्र सहमति, सहमति क्या है और स्वतंत्र सहमति क्या है, इसके हमें चीजें डिस्कस करनी है। इसको सेक्शन 13 एंड 42 कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। कंसेंट मीन्स सहमति एंड फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति। कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है, फ्री कंसेंट को, स्वतंत्र सहमति को सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सर्वमान्य रूप, की संविदा को हम किस किस तरीके से किन किन रूपों में कर सकते हैं और वो मान्य होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किस तरह के एग्रीमेंट है जो संविदा के अंतर्गत वॉइड घोषित किए जा सकते हैं, तो उसका संविदा पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब समाश्रित संविदा किसे कहते हैं, ये किस तरह से की जाती है, कौन कर सकता है, इन टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट विद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विधि की क्या रिलेशंस है और किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध संविदा क्या है, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का उन्मोचन, कि किस तरीके से हम किन किन पॉइंट्स से हम संविदा का उन्मोचन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के अंतर्गत हम ये चीज जानेंगे कि परफॉर्मेंस के अंतर्गत कुछ संविदा का हम पालन करेंगे और पालन के अंतर्गत भी हम कोई संविदा कर रहे हैं तो हम उससे भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, पालन के द्वारा भी हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच इंक्लूडिंग एंटिसिपेटरी ब्रीच, कि अगर हम कोई संविदा कर रहे हैं और संविदा को ब्रीच कर रहे हैं या उस करने से पहले भी हम उसको ब्रीच कर रहे हैं तो वहां पर भी उस संविदा से हम डिस्चार्ज हो सकते हैं, मीन्स उन्मोचित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, करार के द्वारा भी हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर किसी एग्रीमेंट में हम करार कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी अनुबंध को रख रहे हैं और उस अनुबंध को हम पूरा कर रहे हैं तो वहां पर भी हम डिस्चार्ज हो सकते हैं उस संविदा से। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस पॉइंट में हमें सिद्धांत पढ़ना है जिसके अंतर्गत भी हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो सिद्धांत दिया गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, असंभवता का सिद्धांत विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंग्लिश लॉ। तो इस असंभवता के सिद्धांत को भी इंग्लिश लॉ के अंतर्गत एक सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो दोनों टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसको भी हम एक सिद्धांत के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। निराशा का सिद्धांत, निराशा का सिद्धांत भी इंग्लैंड लॉ के अंतर्गत बताया गया है।
तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को डिस्कस जो करना है वो सेक्शन 56 के अंतर्गत इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमें स्टडी करना है वो पढ़ना है रेमेडीज अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंपनसेशन, मीनिंग ऑफ डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेनिंग स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टीज। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो स्टडी करनी है वो सबसे पहले कंपनसेशन, जो हमें रेमेडीज के रूप में अवेलेबल होंगी वो कंपनसेशन के रूप में हमें अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे कंपनसेशन किस तरीके से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो इस टॉपिक पे हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत वो पढ़ना है मीनिंग ऑफ डैमेज। डैमेज मीन्स होता है क्षति, क्षति की डेफिनेशन पढ़नी है कि क्षति किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेनिंग स्टिपुलेशंस बाय वे ऑफ पेनल्टीज, वो कौन कौन सी संविदा के अंतर्गत अनुबंध है जिनके अंतर्गत या उस रास्ते हैं जो पेनल्टीज दी जा सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो किन किन तरीके से हम पेनल्टीज दे सकते हैं। तो वो सारी शास्तियां, पेनल्टीज किन तरह की शास्तियों को हम दे सकते हैं और कैसे हमें कंपनसेशन प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी रेमेडीज हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो पॉइंट्स पढ़ने, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रेमेडीज अवेलेबल अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी रेमेडीज है और किस तरीके से हमें रेमेडीज यहाँ पर उपलब्ध है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग स्पेसिफिक रिलीफ। इसके सामान्य सिद्धांत क्या है, सामान्य नियम्स क्या है और किस तरीके से हमें जो स्पेसिफिक विशेष तरीके का जो अनुतोष है वो हम ग्रांट कर सकते हैं, हम दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की विशेष तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स को हम किस तरीके से पालन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, और वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है या कौन कौन सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट है उनको हम लागू नहीं करा सकते हैं, उनको भी हम इस विधि के अंतर्गत लागू नहीं करा सकते हैं। किनको हम स्पेसिफिक तरीके से लागू करा सकते हैं और किस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक तरीके से लागू नहीं करा सकते, इन दोनों चीजों को हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंजंक्टिव रिलीफ। इंजंक्टिव रिलीफ का मीन्स है व्यादेशात्मक अनुतोष। व्यादेशात्मक अनुतोष का मतलब यहाँ पर हमें उसकी डेफिनेशन पढ़ना है कि किस तरीके से हमें व्यादेश ये प्राप्त होगा, इस तरह की रेमेडीज हमें प्राप्त होगी, और व्यादेशात्मक अनुतोष हमें किस तरीके से प्राप्त होगा, किन लोगों को प्राप्त होगा, किन प्रोविजन के अंतर्गत प्राप्त होगा। तो वो सारी चीजें हमें अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत हमें स्टडी करनी है। तो ये दोस्तों हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस था जिसके अंतर्गत हमें इन टॉपिक को स्टडी करना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।